स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और बेटा, आज आप लोग जो देख रहे हो हमारा टॉपिक वह है बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अब घोषित हो चुका है और इसके बाद अब स्टूडेंट क्या करें। और ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसके लिए मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बेटा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे और कमेंट्स को देखते हुए मुझे लगता था कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो होना चाहिए। तो आज मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा, बहुत ज़्यादा मुझे बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, वो किसी विषय से या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। ना ही मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ या फिर और कोई सब्जेक्ट। तो आज हम विषय की चर्चा ना करते हुए कुछ और बातें बेटा करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो जिनका रिजल्ट उन्हें लगता है कि उनकी उम्मीद के हिसाब से ठीक आया है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा जितने बच्चे पास हो गए उन सबको बधाई, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा तबका इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो अपने रिजल्ट्स के साथ खुश हैं और सेटिस्फाई हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे हमारे जो किसी कारण से फेल हो गए, और कारण कोई भी हो, फेल तो फेल ही होता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि कहीं कमी रह गई या फिर कोई ना कोई ऐसी बात रह गई जिसके कारण आपको असफलता ही मिली। लेकिन असफलता से बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की कोशिश करूंगा कि वो, अगर इस बार चांस है, जैसे एक री एग्जाम आप लोगों का होगा, उसके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर चांस नहीं भी है, आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल है, तो आप अगले वर्ष के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो अगले वर्ष आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो हमारा बेटा पहला सेगमेंट है वो है कि आखिर इस काल में, यानी जो कोरोना कालखंड रहा, उसमें हम लोगों के साथ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो कॉपियों चेक करने की बात थी कॉपियों के लिए, वो कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक तरीके का प्रेशर था। एक कम समय में, क्योंकि आपको बताएं 1/3 टाइम ही दिया गया कॉपियों को चेक करने के लिए, इस कारण से जो कॉपियों में कहीं ना कहीं भिन्नताएं पाई गई और बहुत बड़ा तबका बच्चों का ऐसा है जो रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे, ये तो बात हो गई कि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो करें क्या, उनके पास कितने ऑप्शन हैं, हम उन सभी ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं, प्रोसीजर एक ही है। आप पहले नंबर पे क्या कर सकते हैं, या तो आप स्क्रूटनी भरेंगे, या आप आरटीआई डालेंगे। स्क्रूटनी के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले ये जो स्क्रूटनी वाला मेथड था उसकी जो शुल्क यानी फीस थी वो मात्र 100 रुपए थी अब तक। लेकिन आज की डेट में सरकार की आवश्यकता के अनुरूप ये फीस आपकी 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से हो गई है। पहली चीज, यानी आप एक विषय का में अगर असंतुष्ट हैं, सेटिस्फाई नहीं है अपने एक विषय के साथ, तो आप अगर उसका खर्चा देखें तो 500 रुपए आपको एक सब्जेक्ट की फीस देनी होगी। आप चाहें तो अगर आप 10th में हैं तो आप 6 सब्जेक्ट में स्कूटी डाल सकते हैं, अगर आप 6 में सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन ऐसे होने वाले स्टूडेंट बहुत कम होंगे। मुझे लगता है कि एक
या 2 सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे। अब स्क्रूटनी का फॉर्म जो है बेटा वो क्या है, ऑनलाइन है। आप घर पर लैपटॉप कंप्यूटर की मदद से या किसी कैफे में जाकर उसे अपनी थोड़ी सी फीस देकर उसके माध्यम से भी भरवा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। वो तो ऑनलाइन का प्रोसीजर हो गया। लेकिन आखिर हम बात करेंगे कि स्क्रूटनी में होता क्या क्या है। स्क्रूटनी में जो स्टेप होते हैं वो 3 होते हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि हमारी कॉपी दोबारा चेक होगी, या स्क्रूटनी भरने के बाद 500 रुपए देने के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपको पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ना तो आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, यानी अगर आप सोच रहे हैं बेटा कि आपकी कॉपी स्क्रूटनी में रीचेक हो जाएगी, तो रीचेक आपकी कॉपी नहीं होती है। ना आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, यानी आप री एग्जाम नहीं है ये, यानी पुनः परीक्षा नहीं है। तो ये 2 चीजें अगर आपके मन में है तो आप इन्हें अपने मन से हटा दीजिए तुरंत के तुरंत। अब आपके पास जो 3 मेथड हैं नंबर बढ़ाने के, वो क्या हो सकते हैं। पहली चीज, हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन चेक करने से रह गया, यानी क्वेश्चन रह गया, यानी टीचर की नजर उस क्वेश्चन पे नहीं पड़ी, 4 नंबर का क्वेश्चन था, टीचर ने चेक नहीं किया, तो आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात यह हो सकता है कि आपका जो टोटल टीचर ने किया है, आपका जो टोटल टीचर ने किया है वो अंदर कॉपी में कुछ और है और बाहर कॉपी में कुछ और है, ये भी संभावना है, यानी आपका टोटल दोबारा चेक होता है। तीसरी बात मानवीय चूक की है, हो सकता है जिसने आपके नंबर कंप्यूटर में चलाए, मान लीजिए आपके नंबर 65 कॉपी में है लेकिन कंप्यूटर में चढ़ गए 56, तो ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा आप कोई उम्मीद पाले बैठी हो स्क्रूटनी के साथ, तो आप ये उम्मीद आपकी बेमानी है, यानी ये उम्मीद आपकी बेकार है, आप ऐसी उम्मीद ना पालें। यानी स्क्रूटनी में मात्र 3 ही विकल्प हैं आपके पास, या तो क्वेश्चन आपका रह गया तो चेक हो जाएगा, या आपके टोटल में कोई कमी है वो हो जाएगी, या फिर बाय मिस्टेक कोई ह्यूमन नेचर हो ही जाता है, नंबर इधर से उधर हो गए, कंप्यूटर में कुछ और है। आपको एक चीज और बता दें, आपके नंबर कम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के नंबर 50 हैं और स्क्रूटनी के बाद उसके नंबर 42 रह गए, तो ऐसा नहीं होगा, 50 नंबर के 50 नंबर ही रहेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको ये लगता हो कि किसी टीचर ने आपके जो 7 नंबर का क्वेश्चन था, मान लीजिए क्वेश्चन 7 नंबर का था, 10th में आता है 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन था या 5 नंबर का क्वेश्चन था और टीचर ने आपको दिया 1 नंबर मान लीजिए, तो अब ये मत मानिएगा कि दोबारा चेक होगा। ये अगर टीचर ने 1 नंबर दे दिया है तो यहाँ पर आपका नंबर 1 ही रहेगा बेटा। बात समझ में आ रही होगी। यानी जो टीचर ने अंतिम नंबर दिया है उस पर कोई आर्गुमेंट, उस पर कोई फाइट नहीं। ठीक है, तो ये तो सारे मुद्दे रहे स्क्रूटनी को लेके। मैं आपको प्रोसीजर भरने का नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो उसके लिए बहुत लोग हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं सारी प्रोसीजर कि इसमें कैसा प्रोसीजर, आप कैफे पे जाके भी भरवा सकते हैं, वो एक बहुत छोटा प्रोसीजर है। बात करेंगे आरटीआई की। आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको आपकी कॉपी देखने को मिलेगी, यानी आप अपनी कॉपी देख सकते हैं। कॉपी देख सकते हैं आप। अब चूंकि कोरोना काल चल रहा है, पहले तो आपकी कॉपी आंखों के सामने आती थी, बोर्ड ऑफिस आप जाते थे, अपने गार्जियन को भी ले जा सकते थे, एक आदमी जा सकता था साथ में, वो टीचर भी हो सकता था आपका। अब कॉपी हो सकता है कि इस बार फोटो कॉपी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाए, तो उसमें आपके लिए ज्यादा लोग भी, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से, मतलब एक तो तरीका है कि वो खुद कॉपी भिजवा दें फोटो कॉपी, दूसरा तरीका है वो कॉपियों को ऑनलाइन कर दें। जिन जिन बच्चों ने आरटीआई डाली है वो
कॉपी को ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? इसके बाद का प्रोसीजर है कोर्ट और कचहरी, यानी आप वकील को हायर करेंगे और जब लॉयर आपका आएगा तो आप अपने टीचर यानी उनका एक पैनल होगा, यानी बोर्ड का एक पैनल, यानी उसके टीचर होंगे और आपके अपने टीचर होंगे, फिर आर्गूमेंट होगा। लंबी प्रोसीजर, लंबी लड़ाई है। हालांकि स्टूडेंट का कभी भी घाटा उसमें नहीं होता है, स्टूडेंट को बेटा हमेशा ही उसमें फायदा होता है। ठीक है, तो आप इन प्रोसीजर्स को आप समझ गए होंगे कि आखिर स्क्रूटनी क्या है और कॉपी यानी आरटीआई क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे उन छात्रों की जो छात्र हमारे फेल हो गए। आपको बता दें, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं, तभी आप री एग्जाम दे सकते हैं। अभी उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द गवर्नमेंट इसको भी घोषित करेगी। अब री एग्जाम का मतलब आप समझ लीजिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपके नंबर कम है लेकिन आप पास हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर मैथ में 33 है, मैथ में मान लीजिए 33 है और आप पास हैं, तो आप इस केस में री एग्जाम नहीं दे पाएंगे। री एग्जाम तभी होगा, री एग्जाम आप देखें इंप्रूवमेंट नहीं है। कई बच्चे री एग्जाम को इंप्रूवमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। आपको बता दें, इंप्रूवमेंट अलग चीज हो गई। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आप एग्जाम चाहे पास है चाहे फेल है, आप एग्जाम दे सकते हैं, जो ग्रेजुएशन में होता है, ना कि हाई स्कूल और इंटर में। यानी 10th और 12th में अभी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसका कोई स्कोप नहीं है। यानी जो बच्चे या गार्जियन इस बात को सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा दोबारा पेपर दे लेगा, तो ये जो प्रोसीजर है पास वाला, ये गलत है। यानी आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। दोबारा एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप फेल हैं एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में। जरूरी नहीं 2 ही हो सकता है कोई बच्चा एक में फेल हो गया हो जाता है ऐसा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और 1-1.5 महीने बाद आपका पुनः एग्जाम होगा। और आपको बता दें, इस बार एक फायदा होगा, जब मार्कशीट आती थी तो उसमें री एग्जाम लिख के आता था अब तक, लेकिन इस बार मार्कशीट जो आएगी फेल वालों के, जो पास हो जाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे मालूम है कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख बच्चा पुनः परीक्षा में, यानी दोबारा जब आपका एग्जाम होता है यानी री एग्जाम होता है, तो उसमें पास भी हो जाता है। एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा एक मतलब कहना चाहिए एक समूह है ऐसे बच्चों का जो मेहनत करते हैं। और एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में ऐसे बच्चे अगर हैं तो वो निराश ना हो। आपके नंबर 12 हैं 10 हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, आपको दोबारा फिर से 100 नंबर के लिए फाइट का मौका मिलेगा। अगर आप मैथ से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, तो अगर पीसी यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री से हैं या बायो से हैं, तो आपके लिए 70 नंबर का मौका रह गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं। तो ये तो रही बात जो हमारे छात्र फेल हो गए हैं, है ना, उनके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर चलिए मान लेते हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये तो प्रोसीजर आपका चल ही रहा है कि आप आरटीआई डालेंगे या स्क्रूटनी वाले डालेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर नंबरों से करना क्या है। मैं ये तो जानता हूं कि आप कब भरेंगे इस चीज को, क्योंकि आपको अगर लगता है बेटा, क्या लगता है आपको कि आपके तकरीबन 10 नंबर से कम अगर हैं, मतलब आपको लगता था कि 90 आने चाहिए थे और आपके आ गए हैं 85, 82, इस तरीके के नंबर आ गए, तो आप स्कूटनी या आरटीआई बिल्कुल न डालें। यानी डिफरेंस जो है वो 10 नंबर से अगर कम का है तो आप बिल्कुल भी न डालें। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिफरेंस 10 नंबर से ज्यादा का हो गया है तो आप बिल्कुल ना रुकें, जरूर डालें, है ना। आपको क्या करना है, आपको अगर लगता है कि आपके जो नंबर आने चाहिए थे उससे 10 नंबर का डिफरेंस है, यानी 10 नंबर लगभग कम है, तो आप मत करो, टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं आपको, सिर्फ ये स्कूटनी का चक्कर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 10 नंबर से ज्यादा है, आपको लगता है कि आपके 75 नंबर आए हैं और 95 आने चाहिए थे, 20 नंबर का डिफरेंस है, तो आप फिर क्या करोगे? फिर तो आपके
विकल्प बचते ही नहीं है, आपको तो स्कूटनी ही भरनी है ना। तो फिर आप स्कूटनी और आरटीआई जरूर डालें ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी करने का मौका मिल जाए। इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 12th के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक बच्चा है हमारे पास, ए कोई स्टूडेंट है और इधर बेटा बी कोई स्टूडेंट है। हमारे पास दो तरीके की, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं हमारे पड़ोस में घटना हुई कि एक बच्चे के 71% मार्क्स थे और उसके गार्जियन ने उसे बुरी तरीके से धुन दिया, तेरे 81 क्यों नहीं आए। तो मैं आपको इसी को एग्जाम्पल के माध्यम यानी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए एक बच्चा जो 70% लेकर आ रहा है, एक बच्चा जो 80% लेकर आ रहा है। 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए 91। यानी एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है, एक बच्चा ऐसा है कि जो 70 नंबर ला रहा है और उसका आकलन 70 नंबर के हिसाब से ही हम लोग करेंगे। लेकिन क्या इन दोनों बच्चों के लिए आगे चल के जो जॉब की कंडीशन है, दोनों के लिए जॉब चाहिए, क्या ये जॉब इनको इन नंबरों के अकॉर्डिंग मिल जाएगी? मुझे आप सिर्फ इतना बता दो। मान लो कि एक बच्चा सी भी है और सी हमारा सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, 55% ले आया है। ये दोनों फर्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा फर्स्ट है, ज्यादा बड़ा फर्स्ट है, ये थोड़ा छोटा वाला फर्स्ट है। ये सी जो है वो 55% ले आया है और 55, 50, 51, 52 जो आप मान लें। मुझे आपसे इतना बता दो कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे? मुझे बताओ आप मुझे कमेंट जरूर करना कि भैया ये वाली जॉब है, क्योंकि अब तक टीचिंग की एक जॉब थी जो परसेंटेज के बेस पर मिलती थी, वो भी खत्म हो गई। उसमें भी अब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, टेट हो चाहे सुपर टेट हो। यानी कोई भी आपकी ऐसी भारत सरकार या जिस राज्य में जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, हमारे भारत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बिना एंट्रेंस दिए यानी बिना प्रवेश परीक्षा के, यानी हमें परीक्षा तो देनी ही है एग्जाम में, परीक्षा ए को भी देनी है, बी को भी देनी है, सी को भी देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूं। हो सकता है कि ये तीनों बच्चे समान बुद्धि के रहे हों, लेकिन ये पढ़ाई वाले यानी जिस दिन पेपर था उसी दिन इसने क्वेश्चन बैंक खरीदे हो और उसी दिन पढ़ के ये 55 लाया हो। ये भी हो सकता है कि ये बच्चा पेपर से 1 महीने पहले जाग गया हो, आंखें खुल गई हो, किसी ने खोल दी हो, तब जाके 70 लाया हो। ये बच्चा जन्मजात हो, पैदाइशी हो गए कुछ विद्वान बौद्धिक आतंकवादी जिन्हें कहना चाहिए, जो कॉमे पे भी पूछते हैं सर ये कॉमा क्यों आया है। मतलब बिल्कुल रट्टू तोता टाइप के भी स्टूडेंट मैंने कई बार देखे हैं जो बहुत ज्यादा परसेंटेज लाते हैं और आगे चल के जब वो फेल होते हैं, यानी जब वो, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा होशियार होने का मतलब ये लाइसेंस नहीं मिल गया आपको कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। कभी कभी ये वाला बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब ले लेता, फिर कहते हैं इसने पैसे दिए या फिर इसने कोई सेटिंग कर ली। आपको बताया उसने सेटिंग नहीं कर ली, वो जाग गया है। यानी एग्जाम तीनों के लिए होगा। अब कोई लाइसेंस नहीं है एबीसी के पास। हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की बात करें मैथ में, तो सी की सबसे ज्यादा बी की सबसे ज्यादा प्रायिकता है कि ये व्यक्ति जो भी है तो नौकरी ले लेगा। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें सी की, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी है कि नौकरी ले पाएगा, लेकिन प्रायिकता एक संभावना है, सत्यता नहीं है। अगर सी को कोई बात लग गई है, सी ने ठान लिया है कि आज चाहे कुछ भी हो, आज से वो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ेगा, नौकरी को लेकर रहेगा, तो वो ले जाएगा। बात कर रहे हैं कि आपकी जो 10th
10th और 12th की परसेंटेज थी, क्या वो इतनी काफी नहीं थी नौकरी के लिए? भैया आप जाओ, जहां आपको जॉब लेनी है सीधे दिखाओ परसेंटेज 85, बिल्कुल आपकी जॉब सिक्योर हो गई, आप जॉब लग चुकी है, आप जाइए मिठाई बांट दीजिए। ऐसा नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर इस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया आपको एग्जाम देना है बेटा। जब इन तीनों को ही एग्जाम देना है तो परसेंटेज का क्या रोल है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती। बस एग्जाम, मैंने कई स्टूडेंट को मेरे पास फोन किया कि हम पड़ोसियों से क्या कहेंगे, यार अब तुमने अपनी मेहनत की, तुम 70% लाए, तुम्हारी मेहनत से 70% आए हैं, 70% आए हैं, अपने बताओ ना कि बिना नकल के 70 लाए हो, आंखों में आके मिला के बात करो ना सामने वाले से। डर क्यों रहे हो? क्यों कह रहे हो कि 90 नहीं आई? अरे 70 आई, मैंने मेहनत की थी, जितनी मेहनत की उतने नंबर, आगे चल के जॉब लेनी है ले ले। क्यों, किस बात का डर? आपको पड़ोस है, आपके रिलेटिव्स है, मैं जानता हूँ ये लोग परेशान करते हैं, रिजल्ट वाले दिन अगले 2-3 दिन तक आपको गली से निकलना मुश्किल कर देंगे, लगातार पूछेंगे, बहाने से पूछेंगे। तो बताइए आपको, सब बातों का एक ही जवाब है, सब हारों की एक ही जीत है, वो है अगर आप किसी दिन भी इस जॉब को लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि आखिरी लक्ष्य यही जॉब है बेटा। अगर आप इसको ले गए तो सारे पाप आपके पिछले धुल गए। आप चाहे 60 लाए हो, चाहे 70 लाए हो, चाहे 80 लाए हो, चाहे 90 लाए हो, मैं तो कह रहा हूं 100% भी ले आओ। हालांकि आती नहीं है लेकिन आप ले आओ। क्या जॉब ले लोगे? नहीं ले पाओगे ना, उसके लिए तो आपको लेना एंट्रेंस ही है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो अपनी बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार ही आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अभी अब हम लोग बात करेंगे इससे आगे, और इससे आगे जो हमारी बात होगी वो आखिर हम 12th के बाद करें क्या, और 10th में है तो क्या करें। सबसे पहले मैं 10th वालों के लिए बता दूं। मान लीजिए कि आप 10th में हैं, तो यहां से आपके पास बहुत सारे विकल्प खुलते हैं। आप 11th में जब आए हैं तो या तो आप मैथ ले लें, या आप बायो ले लें। तीसरा भी आपके पास विकल्प है कि आप कॉमर्स ले लें, वाणिज्य, और चौथा है आप कला ले लें, आर्ट। इन चारों में से आप कोई भी ले सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार, अपने अनुसार। लेकिन आपको बता दें कि आर्ट और कॉमर्स, इनको लेते समय थोड़ा आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको या तो मैथ लेनी है या बेटा आपको बायो लेनी है। हालांकि इन दोनों को लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी रुचि के ऊपर है बेटा। ये नहीं है कि मेरा दोस्त मैं महेश और सुरेश ने मैथ ले ली है, मेरे नंबर चाहे वो 33% आए सही, लेकिन आप अगर सुरेश ने ले लिया तो मैं महेश हूं, मैं तो लूंगा मैथ ही लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप अपनी जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, अगर आपको लगता है कि आपने मैथ के साथ संघर्ष किया है, आपको मैथ सर पढ़ाते थे और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, तो आप बेटा मैथ को छोड़ दें और आप क्या करें, अपने बायो ले सकते हैं। आपको बायो में भी इंटरेस्ट नहीं तो आप कॉमर्स या आर्ट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें भी आपकी रुचि हो आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको, क्योंकि दोस्त आपको, चलो मान लो आप दोस्त के साथ रह गए और आपने उसके साथ मैथ ले ली मान लीजिए, और मैथ लेने के बाद आपका रिजल्ट अगर आता है और वो दोस्त पास हो जाता है और आप फेल हो गए, तो आप फिर अपने आप को जिंदगी भर कोसेंगे, है ना। तो ऐसा करने से दोस्ती आप रखिए, दोस्ती तोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन दोस्ती के साथ अपने भविष्य के साथ बेटा खिलवाड़ ना करें। अपना फैसला आप स्वयं लें, जिसमें इंटरेस्ट है। बात नंबरों की नहीं है, बात इंटरेस्ट की है। आपको लगता है कि आप आगे चल के देश की सेवा कर सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से मैथ लें। आपको लगता है कि आप फार्मा लाइन में जाएंगे, आप डॉक्टरी वाले लाइन में जाएंगे, आप बायो लें। आपको लगता है कि आप आईएएस या पीसीएस बनना चाहते हैं, हालांकि सबसे ये बहुत छोटी बात है 10th के लिए,
आप 10th में तो जो चाहे वो ले ले, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा 12th के बारे में, क्योंकि 12th से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग 12th की। और 12th में 12th के बाद हमारा टॉपिक क्या है? 12th के बाद 12th के बाद अगर मैं देखूं तो यहां से मेरे 3 रूट आ रहे हैं, 3 जड़ें हैं। पहली जो है वो या तो मैं बेटा बीए करूंगा या मैं बीएससी करूंगा। ठीक है, या तो मैं क्या करूंगा, बीए या बीएससी। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा मैनेजमेंट में जाएं या टेक्निकल में जाएं, तो हम लोग बेटा बीबीए कर सकते हैं या हम लोग बीसीए कर सकते हैं। बीबीए या बीसीए हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने इनके सुना होगा कि, लेकिन अभी बताऊंगा आपको कि कौन लोग बीबीए करें, कौन लोग बीसीए करें। इसके बाद हम लोग बीटेक कर सकते हैं, और बीटेक का एक दूसरा नाम भी है जो कम बच्चे जानते हैं, वो है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक करें या बीई करें। लेकिन अगर आपके पास बायो थी तो इन दोनों का ही विकल्प जो आपका होगा वो नीट हो जाएगा, यानी आप लोग नीट के जरिए डॉक्टरी की परीक्षा दे सकते हैं। यानी जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे इसका भी अभी बताऊंगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, कौन सा नहीं। लेकिन बायो के जो स्टूडेंट है वो जल्द लगभग हमारे 12th के बाद नीट की तैयारी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये तो हमारे पास विकल्प हो गए कौन बच्चे इसमें जाए। मैं आपको बताऊं, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, जरूरी नहीं है कि 12th तक आपका मन पढ़ाई में रहा हो सकता है वो एज ऐसी है कि आपका मन पढ़ाई में ना रहा हो और परसेंटेज अच्छी ना आई हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में अचानक से पैदा हो जाए और आपका मन करता है। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल के हिसाब से ना जाए कि अरे वो तो बीटेक कर रहा है या कर रही है तो मैं क्यों नहीं, या मैं उसके साथ पढ़ता था या पढ़ती थी, उसने ऐसा कर लिया, मैं क्यों नहीं करूंगी या मैं क्यों नहीं करूंगा, ऐसा आप ना करें। अब आपके भविष्य का फैसला है, क्योंकि जो पीछे मेरे बोर्ड की चीजें लिखी हुई हैं ये आपके भविष्य को निर्धारित करेगी, ये आपके बारे में बताएगी कि आप आगे चल के क्या बनने वाले हैं। तो अगर आपका झुकाव बुरा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसमें से बुरा कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है कि आपका बैकग्राउंड आपको कौन सा सूट करेगा। अगर आपके मन में ये है कि मैं देश की सेवा करूंगा, आईएएस या पीसीएस बनना चाहता हूं, या फिर मैं टीचर, अगर मैं ये ना बन पाया तो मैं क्या बनूंगा, तो मैं टीचर बन जाऊंगा, तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये रहेगा। आप बीए या बीएससी करके क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का हो, या आप टीचर से, यानी आप टीचर्स वाली लाइन में भी जा सकते हैं, यानी टीचिंग जॉब आपको मिल सकती है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं बात करूंगा आपसे बीबीए और बीसीए की थोड़ा पहले, क्योंकि ये जो जॉब है इनको करने के बाद आप किसी भी छोटे या बड़े शहर में, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो टेक्निकल या फिर इस तरीके की बिजनेस ओरिएंटेड जॉब के लिए सीधे सोचते हैं कि 12th के 3 साल बाद हम जॉब ले लें, तो आप क्या करें, या आपका कहीं ना कहीं व्यापार घर में पहले से ही हो रहा है, यानी आपकी कोई दुकान है या शॉप है या कोई आपकी कंपनी है जिसमें आपके पिताजी पहले से ही है, आपकी कंपनी खुली हुई है, कोई व्यवसाय आपका पैतृक चल रहा है, तो आप इन एग्जामों को जरूर करें। यानी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई, इनका भी एंट्रेंस होता है, इनका एंट्रेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इस टाइप के जो कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो 3 साल का है, ये भी कोर्स 3 साल का है, लेकिन ये कोर्स बेटा 4 साल का होगा।
चाहे आप नीट करके डॉक्टरी वाली लाइन में जाएं तब भी 4 साल का होगा, और अगर आप बीटेक करें तब भी वो 4 साल का ही होगा। लेकिन यहाँ पर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं सिर्फ 3 साल में। इसके बाद यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। अगर आपकी जॉब इच्छा ना हो, मैनेजमेंट में जाना हो, तो आप एमबीए कर सकते हैं उसके बाद, और इधर आप एमसीए कर सकते हैं। तो ये जो है ये जल्दी जॉब पाने का एक निश्चित रूप से माध्यम है। इसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब बीए और बीएससी करते हो उसके बाद एमए और एमएससी कर लेते हो, तो हो सकता है आपको भटकना पड़े और आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि ये आईएएस और पीसीएस बहुत आसान चीजें नहीं है। बहुत कम, लगभग 1000 के बराबर पोस्टें होती हैं और लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं। हालांकि जो सीरियस स्टूडेंट है उनकी संख्या आज भी काफी कम है। अब बात करेंगे बीटेक या बीई के विषय में, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक। इसके तरीके कितने हैं? या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर लें। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक ना करना चाहें तो आप प्राइवेट से भी बीटेक कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट से बीटेक करने में थोड़ा खर्चा गवर्नमेंट के अनुसार ज्यादा आता है। गवर्नमेंट में जो काम 2 से 3 लाख रुपए में हो जाएगा, वही प्राइवेट में 7 से 8 लाख रुपए तक खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपके अंदर एक जुनून आ गया है, भले ही आपकी 12th में परसेंटेज कम थी, आपको लगता है कि अब आपको बीटेक ही करना है, आपको अच्छे अच्छे पुल बनाने हैं, अच्छी अच्छी यांत्रिकी सेवाएं देनी है भारत के लिए, तो आप निश्चित रूप से बीटेक करें। ये मत सोचना कि हम प्राइवेट कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं। अगर आपके मन में है तो प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेज हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज ने, मैंने देखा है कई यूनिवर्सिटी ने, हमारी जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुछ कॉलेज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, लेकिन कुछ कॉलेज बहुत अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट में। अगर आपके मन मुताबिक आपको ट्रेड मिल जाती है तो अच्छे प्लेसमेंट ये भी करा देते हैं। गवर्नमेंट में तो निश्चित रूप से आपका प्लेसमेंट हो ही जाना है। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास आईआईटी वाला पेपर होता है, दूसरा हमारे पास एकेटीयू होता है। एकेटीयू हमारा राज्य कराता है, यानी यूपी कराता है, स्टेट कराता है। पहले ये यूपीटीयू के नाम से आता था, अब ये हमारा स्टेट का एग्जाम हो गया है। अगर आप इसमें शायद 4 या 5 कॉलेज हैं पूरे यूपी में, और अगर आईआईटी की बात करें तो लगभग 9 हमारे कॉलेज अब तक थे। अब शायद आप लोग पता कर लेना, शायद 2 कॉलेज और बन गए हैं, शिमला में है और एक शायद पंजाब में शायद अभी है। तो अब इसका मुझे थोड़ी जानकारी कम है, लेकिन ये लगभग 11 है, आप पता कर लेना 11 या 9, ठीक है। लेकिन सीट्स बहुत कम है, आपको बता दें। बेस्ट है तभी आप इसमें जाएं, अन्यथा आप इसमें ना जाएं। दूसरी बात कि अगर आपके मन में ये दृढ़ संकल्प आ गया है कि हम आफ्टर 12th आईआईटी को निकाल देंगे अगर हमें 1 साल दे दी जाए, तो आपके पास, अगर आप 12th में थे तो आपके पास आईआईटी के लिए बेटा 2 ही मौके होते थे, 0 और 1। आपको बता दें 0 और 1 क्या है। 0 क्या है? जब आप 12th में होते हैं आपको पता ही नहीं होता, आईआईटी आपको 1 मौका देता है, वो 0 कहलाता है, 0 अटेम्प्ट, जो इस बार आपका होगा अगर आप 12th में इस साल पास हुए हैं। दूसरा एक मौका और है जिसको हम 1 बोलते हैं। वो मौका होता है जब आप 1 साल जब के तैयारी करते हैं, मतलब आप अपने घर वालों से कह दीजिए कि मुझे 1 साल कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई बढ़िया सी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल किसी कोचिंग का समर्थक या प्रमोटर नहीं हूं, ना मैं किसी कोचिंग का नाम ले रहा हूं, लेकिन कोचिंग से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी आती है आपकी, एक कहीं ना कहीं, भाई अगर आपसे मैं कह दूं नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, या तो आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो कि आपको इतने घंटे रोज पढ़ना है। लेकिन कोचिंग का क्या होगा, आपको मोटिवेट करेगी, चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, बड़ी बड़ी है, कोटा में इतनी सारी कोचिंग चल रही है। तो आप क्या करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन करें। और अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आप घर पे रह के भी आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं या नीट की तैयारी कर सकते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो आप निश्चित रूप से बेटा इसकी तैयारी करें, है ना। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपका मन ये है कि आप घर वालों से कह सकते हैं कि मेरे ऊपर 1 या 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर दीजिए, मैं किसी बड़े शहर में, दिल्ली में या कोटा में जाके कोचिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप निश्चित रूप से अपने घर वालों, लेकिन आप
फिर निश्चय करिए, क्योंकि पैसा आपके घर वालों का और आपका लगना है, किसी पड़ोसी या रिश्तेदार का पैसा नहीं है, वो आपके खून और पसीने की कमाई है, जिसे आप निश्चित रूप से सोच समझ के ही खराब करें। अगर आप, मैं इसको खराब करना इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए नहीं हुआ, कि आपको बता दूं कि आपके शहर से ही 3 से 4 बच्चे हैं जो शायद IIT निकाल पाते हैं, तो आप लोग देख रहे है ना। और इस चीज के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसे थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आपको नहीं लगता है तो आप यहाँ से बैक टू पवेलियन हो जाए। बहुत सारे रास्ते हैं बोर्ड पे पीछे, मैंने आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है, और आप लोग कोई भी इस तरीके का कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है कि अगर आपको कोई भी समस्या बेटा हो रही है डिसीजन मेकिंग से लेके कि हम क्या करें, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो मैं इस पे जरूर बनाऊं। तो आज का ये वीडियो मेरा काफी लंबा हो गया, वैसे मैं ये सोच रहा था कि छोटा बनाऊंगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा आगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।